लगभग बरस भर पहले इस परिसर को छूकर आगे बढ़ गया था। तब भी सर्दियों के दिन थे। आज तय कर यहां पहुंचा था कि ठहर कर देखना है। इसे मेरी कमी कहिए या तंगदिली कि मकबरों के पास से उठती अगरबत्ती की गंध झेल नहीं पाता। कोई नकारात्मक लहर सी उठती है जो मुझे वहां से बाहर लिए जाती है। मुझे आप संकीर्ण मना भी कह सकते हैं। बहरहाल, पिछली कुछ शतियों में संगीत, कला और साहित्य के क्षेत्र में जो गिने चुने विराट मनुष्य भारत में पैदा हुए, उनमें से तानसेन की अपनी अलभ्य सी गरिमामयी उपस्थिति है। यूं तानसेन हमारे गले की फांस भी हैं, एक रेशमी फांस। रामतनु मिश्र को दुनिया नहीं जानती, मियां तानसेन को जानती है। जो मुगलों के ऐतिहासिक स्रोत हैं, वे भी सत्य से मना नहीं करते कि तानसेन अपने जीवन के उत्तरार्ध में अकबर के पास गए थे, जाना नहीं चाहते थे। रीवा के महाराज ने उनसे जाने को कहा। एक विचार यह भी है कि तानसेन नाम अकबर का दिया नहीं, बल्कि हिंदू समाज का ही दिया हुआ है। शब्द की प्रकृति से भी यही लक्षित भासित होता है। इतिहास में मतभेद है। एक प्रबल तथ्य यह भी है कि 16वीं शती के ढलते वर्षों में देह त्याग करने वाले तानसेन का अंतिम संस्कार हिंदू रीति से हुआ था। अबुल फजल भी यही कहता है संभवतः। मकबरा बाद में तामीर किया गया, निस्संदेह अकबरी ऐलान होगा। तानसेन को मकबरे में देखना कोई सुखद अनुभूति तो नहीं है, किंतु देखना पड़ता है। पास ही मोहम्मद गौस का भीमकाय मकबरा भी है, जिसकी परिचयात्मक पट्टिका पर संत शब्द लिखा गया है। गौस कथित सूफी संगीतज्ञ था, जिसने तानसेन को प्रभावित किया था। गौस के संतत्व का एक साक्षात प्रमाण यह भी है कि उसने बाबर को ग्वालियर पर अधिकार करने के तरीके बताए थे, गुप्त सूचनाएं दी थीं, रात के अंधेरे में हमले का सुझाव दिया था। गौस बाबर, हुमायूं और अकबर का करीबी था। हुमायूं के पतन के बाद वह अफगानों के भय से ग्वालियर छोड़कर गुजरात भाग खड़ा हुआ था। अकबर के समय वह वापस लौटा और ऊंचा पद सम्मान पाकर इस संसार से विदा हुआ। अकबर के लिए गौस का होना कितना महत्वपूर्ण था, यह उसके अष्टभुजाकार मकबरे से सिद्ध हो जाता है। तानसेन के मकबरे के आसपास बड़ी संख्या में कब्रें हैं। पीछे एक कब्रगाह सरीखा स्थल ही है। कोई सूचना तो नहीं मिलती, पर लोक श्रुति है कि ये सभी कब्रें गौस के शिष्यों की हैं, जो उससे सूफीवाद और संगीत की तालीम लेने आते थे। परिसर से वही अगरबत्ती की गंध उठ उठकर नथुने में घुसती चली जाती है, ऊब होती है। तानसेन की स्मृति टीसती है, न जाने क्यों। मैं इस ऐतिहासिक तहजीब को स्वीकार नहीं कर पाता। ऐसा लगता है जैसे फंदे और कठोर निगहबानी में कोई दुख का राग गा रहा मनहूसियत और पथरीला सन्नाटा उठता है, मुझे घेरे में लेता है। स्थापत्य कहीं से मोहता नहीं, मुर्दहिया नकार भरता है। जालीदार दीवारों के पार विकट अंधेरा घेरता है। अवसाद की रेखा रेंगती है, पसरती चली जाती है। जीवन का आभास नहीं होता, कोई वैभव या उल्लास नहीं। क्रूर प्रभुता का पहाड़ खड़ा दीख पड़ता है। आश्चर्य है, यहाँ गाने बजाने वाले चिर निद्रा में सोते हैं। तानसेन के मकबरे के पास एक इमली का पेड़ है, घेरे में बंद खड़ा है। कहते हैं उसकी पत्तियां चबाने से कंठ सुरीला और मधुर हो जाता है। आप आजमा सकते हैं। इस विशाल परिसर में सजीला घास का मैदान है, बड़े साफ सुथरे रास्ते हैं। फव्वारे फिलहाल सूखे हुए हैं। गिलहरियों का पूरा गांव ही बसता है। कुछ जगहों पर तोते भी टें टें करते हुए दिख जाते हैं। यहाँ भटकता हुआ मैं किसी वीतराग में डूबा जा रहा था। मैंने एक उड़ती हुई निगाह से इस सजीले कब्रगाह को देखा, वापस लौट चला। पैदल पथ पर आगे बढ़ते हुए कुछ नमाजी आते हुए दिखाई दे रहे थे। पीछे से तानसेन के रचे रागों में कभी डीवी पलुस्कर तो कभी भीमसेन जोशी और कभी अमीर खां की आवाज आती थी। जिस मल्हार राग की उन्होंने रचना की, वह मियाँ की मल्हार के नाम से जाना जाता है। मियाँ की तोड़ी भी।
तानसेन एक किंवदंती हैं, भारतीय संगीत के शिखर पुरुष। बहुत सारी कहानियां हैं उनकी जो उनके महान गुरु हरिदास से जुड़ी हैं। बैजू बावरा का प्रसंग भी अमूल ही है। बैजू की समाधि चंदेरी में है। जौहर कुंड के पास ही वह सोते हैं। यहाँ तानसेन चिरनिद्रा में है। अपने स्वर से पत्थरों को पिघलाने वाले पत्थरों से मढ़ दिए गए हैं। चुप्पियों की सरगम सुनाई देती है। सच शतियों पहले भूमिसात हो चुका है। आप गिलहरियों को देखिए, शुकों के कलरव सुनिए। जीवन तो केवल उनमें ही दिखाई पड़ता है, अन्यथा यहाँ क्या है? केवल जड़ता और उदासी। क्या कहूं, एक रोती हुई सभ्यता के अवशेष। आप भव्य भी कह सकते हैं, मेरा कोई आग्रह नहीं।